The next guest that we have here is someone who is changing the scape of education and technology in Pakistan, both in a single mission. Aisha, how about you go ahead and introduce our next guest? आपने चेंज की बात की है तो चेंज जो है ना वो आता है हमेशा आपकी तालीम से, आपके माइंडसेट के अंदर चेंज आता है. पहली गोद कहा जाता है कि पहली वो दरसगाह कहा जाता है कि माँ की गोद होती है, लेकिन उसके बाद जब आप जाते हैं ना अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो किस तरह के हैं और किन लोगों ने आपको हेल्प आउट किया अपनी तालीम हासिल करने के लिए, आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए. और हेल्प आपका स्टेट ऑफ माइंड भी बड़ा प्रिजर्व कर देती है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे देती है. कॉन्फिडेंस दे देती है. हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं जनाब. वैसे तो 2 मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन अभी राइट नाउ एक मेहमान मौजूद हैं जो कि तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में नुमाया काम कर रहे हैं. सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे साथ चेयरमैन प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन हफीजुल हक साहब मौजूद हैं. हफीजुल हक साहब एक कामयाब सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं जिन्हें आलमी सतह पर वसी काम करने का तजुर्बा हासिल है, और उनकी कायम करदा ये जो तंजीम है, ये फाउंडेशन, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रही है, जिसका मकसद ये है कि पेशा वराना तालीम आम हो और गुर्बत का खात्मा जो है ना वो होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. और क्यों पेशा वाराना तालीम पे फोकस किया जा रहा है? बिकॉज पाकिस्तान को एक यूथ सरप्लस अल्लाह पाक ने दिया है, और उस यूथ सरप्लस को 65%, और हम फिर कोई छोटी आबादी तो है नहीं माशाल्लाह. लैंड मास हमारे पास जितना है उससे 4 गुना ज्यादा तो हमारे पास लोग हैं, और वो भी जवान खून मौजूद है. तो क्यों ना हम इस फायर को हार्नेस करें और यूज करें उस मशीनरी को चलाने के लिए कि जिस मशीनरी का नाम पाकिस्तान है, और साउथ एशियन रीजन का हम बड़ा एक सेंसिटिव पॉइंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है हम लोग. बहुत बड़ा अच्छा मुझे लगा आपने वो फ्रेश ब्लड की जो आपने बात की ना, ताज़ा खून हमारे पास मौजूद है. अच्छा जी, मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने इसे तालीम के शोबे में टॉप 2 चैरिटी इदारों में भी शामिल किया है, और अभी तक 450 से जायद जो है हम कह अब तक 3444 एलुमनाइज जो है ना वो फारिग तहसील हो चुके हैं. तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हफीजुल हक साहब जो कि चेयरमैन प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के. उनको वेलकम करेंगे और उनसे ज़रा बात करते हैं. और ये मैं हमेशा से समझना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ, जब भी कोई इस तरह का बड़ा इदारा बनाता है जो कि आम लोगों की फलाह के लिए होता है, उसके पीछे थॉट क्या होती है, उसके पीछे फिलॉसफी क्या होती है. तो हफीजुल हक साहब से इस बारे में जानते हैं. Thank you so much, हफीजुल हक साहब. मैं एक सेकंड before you jump into this question, right? Okay. मैं एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को. प्लीज बताइए. मेरी मोटिवेशन लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस की एक सर्टेन टाइम पे गिरते हुए. हम सब हाई पैचेस और लो पैचेस में से गुजरते हैं. हम सब खुशी और गम महसूस कर सकते हैं, और अच्छा बुरा वक्त हर किसी पे आता जाता है, और उस दौरान अभी तक कर सकते हैं. अभी तक कर सकते हैं. अच्छा, उस दौरान जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की वो गुड एडवाइस था. सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी. मेनी टाइम्स, plenty of times, it's about the direction. You can have all the finances in the world, but if you don't have good direction, या आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो आप एक wealthy, confused इंसान होंगे. तो आपके पास wealth दोनों तरफ होनी चाहिए. No identity. With no identity. With no identity. अब ये इदारा जो है आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हेल्प जो है ना वो आपको एक तो मॉनिटरी हेल्प हो, या फिर जैसे कि मुज़म्मिल बात कर रहे थे कि नसीहत हो या एडवाइस हो, दोनों जो है आपको हेल्प आउट करती हैं आपकी आइडेंटिटी बनाने के लिए. इससे पहले कि हम हफीजुल हक साहब की तरफ जाएं, हमारे साथ इसी इदारे के फारिग तहसील कामयाब एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं. उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी किस तरह से रही है. और अभी तक जितना मुझे उनकी जर्नी के बारे में पता चला है, बहुत ही इंस्पायरिंग है जनाब, और बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे जब वो सुनेंगे कि उनकी अभी तक की जर्नी कैसी है. खूबसूरत रास्ता तय करके आए हैं. ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद है जनाब ज़ैनुल आबिदीन, जो कि इसी फाउंडेशन के एलुमनाई हम उनको कह सकते हैं, और क्या ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. और क्या इनका एक प्लेटफॉर्म है वायरो के नाम से, जो कि AI बेस्ड फोटोशॉप स्टार्टअप कंपनी है, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि US के अंदर भी बहुत कामयाबियां समेट रही है. उनको वेलकम करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच ज़ैन हमें ज्वाइन करने के लिए. सबसे पहले तो ज़रा बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए. हाउ इज़ इट गोइंग? सो या हमारी जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई कि माय फादर वाज अ टैक्सी ड्राइवर. तो उन्होंने 40 साल कराची में टैक्सी चलाई. एंड जब हम व्हेन वी वर इन मैट्रिक इन कराची, तो मैट्रिक के बाद हम इस्लामाबाद आ गए. आई गेट इन टू नस्ट, आई ट्राई टू गेट इन टू नस्ट फॉर 4 times. लाइक उनका NET साल में 3 बार होता है, और पहले तीनों साल में मैं फेल हुआ. अगले साल मैंने रिपीट किया, एंड देन 4 times मैं फेल हुआ. 5th time I get into NUST.
हिम्मत नहीं आ रही आपने. हिम्मत नहीं आ रही. It's like नस कंडक्टर्स is pretty technical and pretty hard as well. And my brother जो थे वो भी उसी साल उन्होंने ट्राई किया और he get into नस very easily. He's more smarter than me. And जब हम नस में चले गए, but the problem we are facing is like we don't have a money to pay because like father was not doing anything right now at that time. और जो बड़े भाई थे वो जॉब कर रहे थे. But it's so hard to pay, you know, the initial आपको जो नस की फीस होती है in the starting days. तो we thought about, you know, building some, you know, हम academy बना लेते हैं because we cracked the nus. जब हम नस क्रैक कर रहे थे तो हम IIT की बुक्स भी पढ़ रहे थे because we don't know कि हमारी बेसिक्स अच्छी नहीं थी. कराची से जब इस्लामाबाद आए तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग की, बिल्ड की, अंडरस्टैंड किया. तो हमने FSC को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर लिया था कि यार हमने कैसे क्रैक करने होते हैं कोड. वी स्टार्टेड, हमने अकेडमी बनाई और अकेडमी मतलब हम 9 से 5 यूनिवर्सिटी होते थे, 5 से रात 9 अकेडमी. तो 3 मंथ्स हमने वो किया. बट वी फील लाइक, यू नो, लाइक वो हमारी स्टडीज़ को बहुत इफेक्ट कर रहा था. राइट. एंड देन वी, यू नो, we thought about, you know, how can we get into, you know, NUS. So we have this institute और हमने NUS में PEF scholarship लिए apply किया. I remember that day कि जब, you know, when we got a scholarship, we went into tears because like for us कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. अदरवाइज, यू नो, आप स्टडीज़ भी इफेक्ट होती और अकेडमी भी इफेक्ट होती. अच्छा, ये वो मोमेंट होगा अभी भी, आई डोंट नो, आप सोचते ही होंगे इस चीज़ के बारे में कि अगर उस मोमेंट के ऊपर आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया होता या ये वाली अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी अभी बड़ी मुख्तलिफ होती. 100%. तो जो आपके पीछे थे ना, जिन्होंने आपको हेल्प आउट किया, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया. हफीज़ुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं. ज़रा उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं इस नेक काम के बारे में. कब से आगाज़ किया इसका, क्या सोचा था, क्या जहन में आया कि आपने सोचा कि इस तरह से स्कॉलरशिप का एक प्लेटफॉर्म बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करेगा. हफीज़ साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए. कहाँ से ये आइडिया आया, कहाँ से आगाज़ हुआ, थोड़ा सा बताइए इस जर्नी के बारे में. वालेकुम सलाम सर. सर, आपकी जर्नी का जो आगाज़ था उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? बिकॉज हमने जैन से बात की है और इनका एक बड़ा लंबा सफ़र रहा है जिसके अंदर स्ट्रगल एट द फोर फ्रंट थी. तो इस तरह के कई जवान हैं जिनकी ज़िंदगियों में आपने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको पुश किया है एक बड़े ज़बरदस्त फ्यूचर की तरफ. तो इस मिशन का जो स्टार्ट है वो आपने कब कंसीव किया, कब रिसीव किया और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की मोटिवेशन आई? जी, इसकी कहानी बड़ी मज़ेदार है. वो ये कि मैं कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हूँ. मैंने पाकिस्तान में भी काम किया है, यूरोप में, अमेरिका में और चाइना और एशिया में भी काम किया है. उस ज़माने में जब ये मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो 2008-2009 की बात है. मैं उस वक्त हांगकांग में था और वहाँ मैं कुछ सोच विचार में लगा हुआ था. तो ये एहसास हुआ कि अगर मैं 1968 में इंजीनियर ना बनता तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठा होता. दूसरी एक बात मुझे लगी कि मेरी जो भी कामयाबी हुई है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उसकी जो बुनियाद थी वो ये थी कि आई वाज मेड इन पाकिस्तान. तो एक एहसास मखरूदियत पैदा हुआ और उस एहसास ने मैंने ये फैसला किया कि मैं एक बजट चैरिटी का अपने मुल्क के लिए वक्फ कर दूंगा, जो मैंने किया. और मैं पाकिस्तान आया उन चैरिटीज़ को तलाश करने के लिए कि जिनके थ्रू मैं देकर अपना एक कर्ज उतारूं मुल्क का. तो मैं एक यूनिवर्सिटी में जाना हुआ इत्तेफाकन, इस मकसद से नहीं लेकिन ज़ाती तौर पर. वहाँ मेरे दोस्त बैठे हुए थे और उनके दफ्तर के बाहर 25-30 बच्चे खड़े हुए थे. तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन बच्चे हैं. कहने लगे कि ये वो बच्चे हैं, इनको दाखिला मिल गया है. मैंने कहा ये इस कदर गमज़दा शक्लें लिए क्यों बैठे हुए हैं, न हंस रहे हैं न बोल रहे हैं, ये तो बड़ी फख्र की बात है, उनको दाखिला मिल गया है इस यूनिवर्सिटी में. तो उन्होंने कहा कि हाँ, इनकी खुशी और इनकी सबसे बड़ी कंसर्न का दिन एक ही है. उसकी वजह यह है कि खुशी तो इस बात की है कि उनको दाखिला मिल गया, लेकिन उनको बड़ी परेशानी इस बात की है कि अगले 4-5 साल की फीस कहाँ से आएगी. तो मेरी तो ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा भी होता है. जब मैंने उनसे मजीद गुफ्तगू की तो उन्होंने ये बताया कि सैकड़ों, इवन हजारों लोग
हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऐसे तबके से आते हैं कि जिनकी जो अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, लेकिन वो काबिल इतने होते हैं कि अपनी मेरिट पर हमारी जैसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है। माशाल्लाह। तो मैं ये सुन के बहुत मुझे परेशानी भी हुई और झटका भी लगा, और फिर मैं जब अपने दोस्तों के साथ बैठा और मैंने उनसे ये प्रॉब्लम पेश की, तो हम सब लोग फौरन इस बात पे तैयार हो गए कि हमको इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। और हम ऐसे बच्चों की जिनको दाखिला मिल गया है, उन्होंने तो अपना काम कर लिया, लेकिन उनके पास अगर एक बात की ना, वो मेरा दिमाग ना उस पे जाके रुक गया है कि आपको जब पता चला कि इनको क्योंकि दाखिला मिल गया है बट दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, क्योंकि इनको फिक्र ये है कि अगले 4-5 साल ऐसा होगा, तो आपने ये सोचा कि भाई ऐसा भी होता है। वहाँ पर वो पॉइंट एक ऐसा भी लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है कि आपको एहसास हो कि कितना डिस्कनेक्ट है, स्पेशली विद द पीपल जो कि वेल टू डू हैं एंड वो लोग जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो काबिलियत रखते हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और उनकी वजह से समटाइम्स आपको फील होता है कि लाइफ इज सो अनफेयर। क्या आपको अभी भी ये डिस्कनेक्ट महसूस होता है, या फिर कुछ तब्दीली आपने ओवर द इयर्स महसूस की है? देखें, हम अपने सफर में तकरीबन आधे रास्ते पहुंच गए हैं, जो मैं समझता हूं कि हमारी जो मिशन है वो ये है कि कोई बच्चा ऐसा ना रह जाए जो कि अपनी मेरिट पे दाखिल हो गया है एक गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटी में और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, एग्रीकल्चर, BBA, ये सारी डिसिप्लिन हम कवर करते हैं। और हमारे पास इस वक्त हमने 88 बच्चों से शुरू किया 2010 में, और इस साल माशाल्लाह, पिछले साल माशाल्लाह से हमने 3,350 बच्चों की स्कॉलरशिप दी। इस तरीके से हम कई सालों से पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कॉलरशिप प्रोवाइडर बन गए हैं। और जो एक और ख़ास बात है हमारी, वो ये है कि जो हमारी ऑडिट रेटिंग्स हैं वो बहुत हाई हैं। पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान की सारी चैरिटीज की ऑडिट माजिद कतकलामी, मैं आपको काट रहा हूँ, यहाँ पे आपने ऑडिट रेटिंग्स की आपने भी बात की है कि आपकी ऑडिट रेटिंग्स बहुत हाई हैं, तो जो क्राइटेरिया है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का, तो उसके अराउंड पुलिसिंग आपने स्ट्रिक्ट रखी है। डू यू थिंक कि ये बेहतर ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, या ये इस ऑप्शन को अवेल करने में मुश्किल भी पैदा कर सकता है? नहीं, वो उसमें हमारा तरीका यह है कि हमारे पास 41 यूनिवर्सिटीज हैं अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान। 41 यूनिवर्सिटीज, वी ट्राई टू मेक अ पिक्चर ऑफ पाकिस्तान। हमारी जो पाकिस्तान की वो है पॉपुलेशन, उसी को रिप्रेजेंट करें हम अपने बच्चों की क्वांटिटी में पर प्रोविंस। तो हम इन यूनिवर्सिटी के जरिए अपना मैसेज पहुंचाते हैं बच्चों को कि अगर तुम इस काबिल हो और तुम्हें मुश्किलात हैं, तो आओ हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये हर यूनिवर्सिटी में हमारे एक अफसर होता है जिससे हमारे जो इस वक्त हफीज साहब बच्चे देख रहे हैं ना, जो टैलेंटेड हैं, जो काबिल हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बीच में जो एक रुकावट है वो फाइनेंसेस हैं, वो पैसे हैं, उनके पास पैसे मौजूद नहीं हैं, उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप एक उम्मीद की किरण भी उनके लिए उनकी ज़िंदगी के अंदर साबित हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि जैन, जो कि एक मिसाल है, जिनको आपने सपोर्ट किया, उनको और उनके भाइयों को उम्मीद का सूरज लग रहे हैं। एग्जैक्टली, तो ज़रा उनसे भी उनके इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने जानना है कि उनकी कंपनी क्या करती है। आई नो एक मुश्किल बचपन देखा, फिर उसके बाद एक इस तरह के इदारों का सामने आना और आपकी हेल्प करना, आपकी ज़िंदगी का धारा एक तरह से तब्दील कर देना। अब इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हमने अपना स्टार्टअप 3rd सेमेस्टर में स्टार्ट किया। वी वर 3 brothers, हम 3 भाई हैं, and 3 years it was just building something, filling something, building something, यूनिवर्सिटी के जो last 3rd year तक we were trying something, build some apps, fail some things, and always thinking about what next we can build. In the 4th semester we get into photo editing. हमने बैकग्राउंड चेंजर की मोबाइल ऐप लॉन्च की
on Play Store, and then वो जो app है वो instantly in a week it will become the #1 background sensor app in the world. And then we move into photo editing and stuff. You know, we launch some object remover and stuff like this. वो भी #1 पे चली गई. Then फिर हमने 2022 में हमने सोचा यार, you know, like this Midjourney was there. Like Midjourney is like a image generation. आप कोई prompt लिखें कि अब man sitting on the moon, he can generate an image. तो 2022 में there was none of the Google and people like them are working on these things. तो हमने 2022 में एक प्रोडक्ट लॉन्च की, इमेजिन आर्ट. ओके, आप ये उस टाइम से चल रहा है. जी, जी, ये तो आज हम देख रहे हैं कि जी, वो जी. पिक्चर से किस तरह से वीडियो बन जाती है. आप 2022 से काम कर रहे हैं. हाँ, और हम text to image. Text to image, That is, or visual assets from text. Text to image and then image to video. इमेज टू Yes. वीडियो. Okay, wow. ये 2024 में आया. तो जब हमने इमेजिन आर्ट लॉन्च की तो हम टॉप 2 चार्ट्स, #1 आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर #1 टॉप ग्रॉसिंग ऐप बन गए. हम कैनवा को भी हमने यू नो लाइक होल 1 year बीट किया in terms of grossing app around the world on Play Store. Wow, Canva, that's big. Yeah. And then, you know, mobile was good. People are, you know, generating huge amount of generations. Like still right now, we have 2.5 million, you know, active users on mobile Android. How many offers have you gotten? And बड़े players जो they like to buy their competition out, Yeah, right? yeah. तो offers तो आपको आ रही होंगी, हम इतने मिलियन में खरीद लेते हैं, हम इतने मिलियन में. And what's the motivation कि आप नहीं बेच रहे ये अपना? 2023 में ऑफर आई थी. We were, you know, around $10 million के करीब इमेजिन आर्ट के ऊपर. But right now we have a very huge mind कि हमने चीज़ों को प्रोफेशनल लेके जाना मैंने है. जैन पूछा था कि कौन सी ऑफर्स आई हैं. आपने जो अमाउंट कोट किया, you better have security on your way out. आपने ये बोल दिया, मेरे जहन में यही था कि यहाँ से ध्यान से आपने वापस जाना है. लवली, क्या बात है. अच्छा, हफीज साहब की तरफ एक मरतबा फिर से हम चलते हैं. हफीज साहब, बड़ी खुशी हो रही है हमें जैन से मिलके भी, एंड आई एम श्योर बाकी जितने भी आलमनाइज हैं वो भी इसी तरह से कामयाबी से अपना करियर भी चला रहे होंगे, अपनी जिंदगियां बना रहे होंगे. वो लोग जो एस्पायरिंग हैं, जो चाहते हैं कि ये वाली स्कॉलरशिप उनको मिले, उनके पास टैलेंट भी मौजूद है, वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़रा बता दीजिएगा उन लोगों के लिए. जी देखें, मैंने ये बताया था कि सबसे आसान तरीका ये है कि हर यूनिवर्सिटी में एक फाइनेंशियल एड अफसर होता है. उससे हमारा MOU है और वो उन बच्चों को मदद करता है जो ज़रूरतमंद हैं और जो उनके पास ये भी पता होता है कि किन किन लोगों ने कितनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं. Right. तो हम उनके थ्रू उसको ऑपरेट करते हैं और इसकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो PF अपने क्राइटेरिया पे करती है, जिसमें 50% वेटेज देते हैं उनकी तालीम के, जो उनके HSC के मार्क्स हैं उसकी, और 50% हम वेटेज देते हैं उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है. जितनी वो फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है उतने ही नंबर उनके पॉइंट्स उनके ज़्यादा हैं. तो इस तरीके से हम उनको सेलेक्ट करते हैं. हम जो ऑर्फन्स होते हैं उनको हम एक 10% और बोनस दे देते हैं और फिर हम उनमें से उन बच्चों को जो सबसे टॉप पे आते हैं उनको स्कॉलरशिप दे देते हैं. That technically answers my question. और उनकी पूरी 4-5 साल ये आसान रहता है. अच्छा सर, एक बात बताइएगा कि अगर आपसे, आपके इदारे से मुलाकात करना चाहे कोई ज़रूरतमंद, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे इनिशिएट किया जा सकता है? या कोई आपके साथ मिलकर इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहे तो वो किस तरह से आ सकता है? हमारा वेबसाइट पे हमारा टेलीफोन नंबर है, तो वहाँ आप कांटेक्ट करें and you will be responded appropriately. Right. All right. Thank you so much हफीज साहब. मैं कहूँगी ये वो जज्बा है जिसकी वजह से इकबाल ने लिखा था कि उरूज आदमी खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए. बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल Thank you sir for taking your time out and joining us. Zain, thank you so much for मिलने के लिए, and all the very best. I hope कि आप इससे ज्यादा करें, 10 मिलियन से ज्यादा की आपको ऑफर्स आएं और आप And I hope कि आप कंपनीज को ऑफर करें कि हम तुम्हें बाय आउट करेंगे. So wishing you all the success that there is. थैंक यू सो मच जनाब. हमेशा बहुत खुशी होती है जब भी नजर आता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं. हफीजुल हक साहब जो है ना, उन्हीं में से एक है.